हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 10 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 9 जून को जो है पीएम मोदी जी ने 18वीं लोकसभा के लिए शपथ ग्रहण किया है। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहें, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और जो भी साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट हमको देखने को मिलेगा तो वो आप सभी को नोट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 10 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो बात करते हैं यूएन महासभा। इसके अगर बात करें कि यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, तो डेनिस फ्रांसिस हैं। कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं, जो कि 78वें सत्र के अध्यक्ष अभी हैं। तो ये आपको याद रख लेना है किस क्रम के हैं, तो 78वें क्रम के हैं डेनिस फ्रांसिस। और ये पूछे ये किस देश के हैं, तो ये हैं त्रिनिदाद टोबैको देश के हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के हैं, ये आपको याद रख लेना है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? टोबैको देश के हैं। लेकिन अगर वही बात करें कि यूएन महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं, तो वो बने हैं फिलेमोन यांग बने हैं। कौन बने हैं? तो फिलेमोन यांग बने हैं। और ये पूछा जाए कि ये किस देश से संबंधित हैं, तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कैमरून के हैं। ये आपको याद रखना है। और कैमरून अगर पूछे किस महाद्वीप में स्थित देश है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इनका कार्यकाल जो है सितंबर 2024 से शुरू होने वाला है। कब से? तो 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि यूएन महासभा में चुनी गई पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो यूएन महासभा की पहली महिला अगर पूछे अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, फिलेमोन यांग बनाए गए हैं। और वर्तमान में भी कौन है, तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट ये कौन है, तो ये है फिलेमोन यांग। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है, यूएनओ ने किसे शर्म की सूची में शामिल किया है? तो शर्म की सूची में यूएनओ ने किसको शामिल किया है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल और हमास के संघर्ष को, इजराइल और हमास संघर्ष को शामिल किया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो 79 सत्र शुरू होने वाला है सितंबर से, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम याद रखना है विविधता में एकता। क्या थीम रखी गई है? विविधता में एकता इसकी थीम रखी गई है। विविधता में एकता इसकी थीम रखी गई है। तो हमारा सही जवाब मैंने बता दिया कहाँ के हैं, कैमरून के हैं। सेकंड अगर प्रश्न देखें तो थोड़ी सी अगर और जानकारी आप सभी को बता दें तो शायद आप सभी के लिए भी अच्छा रहे। जैसे यूएनओ में अगर पूछे जो है यूएनओ का इसमें कितने भाग होते हैं, तो इसके 6 भाग होते हैं। जिसमें होता है यूएनएससी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें अगर पूछे इसे हिंदी में कहते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो है अगर पूछे कितने सदस्य होते हैं, तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से इनको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो 5 सदस्य जो है ये अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये परमानेंट यानी अस्थाई होते हैं। लेकिन वहीं 10 सदस्य कैसे होते हैं? ये अस्थाई होते हैं। ठीक है। इस 5 सदस्य के पास जो है क्या होता है, वीटो पावर होता है, यानी किसी भी फाइल पर हाँ या ना करने की शक्ति होती है। इन 5 देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यूएसए शामिल है। इसके बाद हो जाएगा यूके यानी ब्रिटेन। तीसरा देश हो जाएगा फ्रांस। चौथा देश हो जाएगा चाइना। इसके बाद 5वां देश हो जाएगा रूस। ठीक है। तो ये 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर है। जबकि जो ये 10 सदस्य होते हैं ये कैसे होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। ये जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
2 ईयर के लिए ये चुने जाते हैं, फिर इनके स्थान पे किसी दूसरे देश को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन 5 देश कैसे होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा दूसरा, हाल ही में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। तो पीएम मोदी। ठीक है, पीएम मोदी जी ने ये लगातार जो है लगातार कितनी बार शपथ ले चुके हैं, तो ये लगातार तीसरी बार शपथ ले ली हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है तीसरे कार्यकाल के लिए इनका मतलब इनकी शुरुआत हो चुकी है और इन्होंने शपथ ली है। शपथ कब ली है अगर पूछा जाए तो शपथ इन्होंने ली है 9 जून को। कब ली है? तो 9 जून को इन्होंने शपथ ली है, ये आपको यानी कि कल की रात में इन्होंने शपथ ली है। इन्होंने पहली बार शपथ कब लिया था? तो इन्होंने पहली बार शपथ लिया था 2014 को और इनका चला था पहला कार्यकाल 2019 तक। तो पहला कार्यकाल चला था कब? 2014 से 2019 के बीच। दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ 2019 से लेकर 2024 तक इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, ये आपको याद रख लेना है। तीसरा पूछे तो 2024 से लेकर 2000 कब तक चलना है? तो 2029 तक चलना है, जो कि इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? तो 3 बार इनका कार्यकाल हो जाएगा। अगर इससे पहले पूछे कि अब तक जो है मतलब 3 बार कौन और शपथ ले चुके हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है 3 बार इन्होंने भी शपथ लिया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वही बात करते हैं कि पीएम मोदी जी को यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ दिलाई हैं हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिलाया है, ये आपको याद रख लेना है। तो पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई है? तो पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाई है। अगर पूछे पद और गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं ये किस सूची के अंतर्गत लिया जाता है, तो किस अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जितने भी मंत्री हैं सब ने शपथ ली है अनुसूची 3 के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीसरे कार्यकाल के लिए किनका प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है पीएम मोदी जी को। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2014 में पहली बार, 2019 में और फिर 2024 में पीएम मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जितने भी पद होते हैं वो अनुसूची 3 के तहत जो है शपथ लेते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनको जो है अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेनी पड़ती। जैसे इस पर जो है 3 पद हैं। कितने पद हैं? तो 3 पद हैं, ये आपको याद रख लेना है। वो 3 पद कौन कौन से हैं? तो 3 पद के बारे में हम देख लेते हैं। पहला पद हो जाता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, और दूसरा पद हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का, और तीसरा पद हो जाता है गवर्नर का। तो ये 3 पद जो है ये अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। कितने पद? तो 3 पद नहीं लेते हैं, इसे आपको याद रख लेना है। अनुसूची 3 के अंतर्गत सभी लोग शपथ लेते हैं, लेकिन 3 पद अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। इनके लिए स्पेशल अनुसूची बनाई गई है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कौन सी अनुसूची है? तो 60 अनुसूची 60 के अंतर्गत लेते हैं। और वहीं बात करें वाइस प्रेसिडेंट किस अनुसूची के तहत? तो 69। और अगर बात करें गवर्नर जो है किसके लिए लेते हैं? तो गवर्नर जो है 159 अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे गवर्नर को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य यानी सीजे होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है, जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, वो शपथ दिलाते हैं गवर्नर को। अगर वहीं बात करें कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य CJI होते हैं यानी CJI होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो ये 3 पद के लिए स्पेशल सूची बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अभी जो है मोदी जी की कैबिनेट का जो है 3.0 कार्यकाल शुरू हुआ है, जिसमें सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो TDP के बनाए गए हैं। किस पार्टी के? तो TDP जिसे कहते हैं तेलुगु देशम पार्टी के बनाए गए हैं। और ये कौन बनाए गए हैं?
राजमोहन नायडू बनाए गए हैं और इनका उम्र पूछे कितना है, तो इनकी उम्र है 36 वर्ष की ये हैं। और इन्हें पूछा जाए कि किस सीट से एमपी बनाया गया है, किस सीट से एमपी बनाया गया है, तो श्री काकोलम सीट से बनाया गया है, श्री काकोलम सीट से बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बनाए गए हैं मोदी 3.0 के अंतर्गत, तो 36 वर्ष के हैं, राजमोहन नायडू जी बनाए गए हैं। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है। कितने? 4 राज्यों में, जिनमें से 2 राज्य के मुख्यमंत्री जो है नियुक्त मतलब कर दिए जाएंगे। इनकी जो है नाम की सूची आगे बढ़ा दी गई है। तो बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू। कौन बनने वाले हैं, तो चंद्रबाबू नायडू, ये आपको याद रखना है। ये आंध्र प्रदेश के सीएम चुने गए हैं। ठीक है, और ये जो है शपथ कब लेंगे, तो ये शपथ लेंगे 12 जून को। कब लेंगे, तो ये 12 जून को शपथ लेने वाले हैं। और ये किस पार्टी के हैं, तो ये भी टीडीपी पार्टी के हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि सिक्किम में भी जो है प्रधानमंत्री जो सीएम का पद है, ये भी जो है इस पर भी शपथ लिया जाएगा। कब, तो ये 10 जून को, यानी कि आज की तारीख को सिक्किम के सीएम चुने जाएंगे। और इनका नाम क्या हो जाएगा, तो ये इनका नाम हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है ये सिक्किम के सीएम बनने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के कौन बनेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू बनेंगे और ये 12 जून को शपथ लेंगे। और प्रेम सिंह कब लेंगे, तो ये 10 जून को, यानी कि आज शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न है तीसरा, हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है, तो एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म अगर बात करें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रख लेना है। और इसने अगर बात करें कि एनपीसीआई ने किस सिस्टम को लॉन्च किया है, तो यूपीआई को लॉन्च किया है। यूपीआई को किसने लॉन्च किया है, तो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। किसने लॉन्च किया है, तो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। और अभी एनपीसीआई के साथ जो है समझौता किस देश ने किया है, तो समझौता अगर पूछे किस देश ने किया है, तो यह समझौता किया है पेरू ने। किसने किया है, तो पेरू ने किया है, ये आपको याद रख लेना है। और पेरू समझौता करने वाला यह दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है, तो यह पेरू बन गया है, जिसने एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। तो अब यहाँ पे जो है पेरू में क्या होगा, तो पेरू में भी जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कोई भी भुगतान ऑनलाइन जल्दी से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो पहला दक्षिण अमेरिका देश कौन बना है जहाँ पे एनपीसीआई ने अपना यूपीआई लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इन्होंने अभी कहाँ पे लॉन्चिंग करी है, तो पेरू में करी है, जो कि दक्षिण अमेरिका का पहला देश है, दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न हमारा चौथा, हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तीसरा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है, तो तीसरा मिशन पर जलवायु डेटा संग्रहण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो तृष्णा मिशन जो है ये कैसा है, तो यह एक जलवायु डेटा संग्रहण मिशन शुरू किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके बारे में जो है जलवायु डेटा संग्रहण करने के लिए तृष्णा मिशन शुरू किया गया है। और इसको शुरू करने वाले देश कौन से हैं, तो इंडिया है। और इंडिया के साथ साथ कौन है, तो इंडिया के साथ फ्रांस है। कौन है, तो इंडिया के साथ साथ फ्रांस है, ये आपको याद रख लेना है। इंडिया की तरफ से कौन सा है, तो इसरो, हमारा इसरो जो स्पेस एजेंसी है, इसरो ने शुरू किया है तीसरा मिशन। ठीक है, तो तीसरा मिशन किसने शुरू किया है, इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया है, ये आपको याद रख लेना है। और इस तीसरा मिशन में अगर पूछा जाए किस किरणों का प्रयोग किया जाएगा, तो इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अवरक्त किरण कहते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। तो
तृष्णा मिशन किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि भारत और फ्रांस ने मिलकर एक और संगठन की शुरुआत करी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो पेरिस समझौता, पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस समझौता जो है यह किसके बीच में हुआ था? तो इसमें जो है इंडिया ने भाग लिया था। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक संगठन की स्थापना करी थी। और इस पेरिस सम्मेलन में किसका मतलब किस संगठन का आयोजन किया गया था? तो COP 21 का। ठीक है, तो COP 21 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? पेरिस में किया गया था। यहीं पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक संगठन की स्थापना करी थी। उस संगठन का क्या नाम है? ISO यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है ISA हो जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस संगठन की स्थापना करी है। और अगर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रख लेना है। और किस संगठन की शुरुआत की गई है और कब की गई थी? तो यह किया गया था 2015 में COP 21 में किया गया था। और यहाँ पे जो है एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका क्या नाम है? इस संगठन का नाम है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी शुरुआत करी है किसने? इंडिया और फ्रांस ने करी है। और इसका मुख्यालय तो एक ही संगठन है जिसका मुख्यालय हमारे भारत में है, इंटरनेशनल मुख्यालय, जिसका नाम है गुरुग्राम। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। और ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। तो जलवायु डेटा के लिए तृष्णा मिशन पर सहयोग कौन करने वाला है? तो ये फ्रांस करने वाला है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये है तृष्णा मिशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा है 5वां। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इसका जो है शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा UFC, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। या इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है लुइस विले में। कहाँ किया गया है? तो लुइस विले में UFC का आयोजन किया गया है। इसका जो है अगर पूछे कि UFC को जीतने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है, तो पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? तो वो बनी है ऑप्शन बी पूजा तोमर बनी है। तो पहली महिला कौन बनी है? पूजा तोमर बनी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछे कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस गांव की हैं, तो बुधाना गांव की हैं। कहाँ की हैं? तो ये बुधाना गांव की हैं। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ की हैं? बुधाना गांव की हैं। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन लुइस विले में किया गया है, इसको जीतने वाली पहली महिला फाइटर भारतीय कौन बनी है? तो पूजा तोमर है। और ये उत्तर प्रदेश की हैं, बुधाना गाँव की। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हैं पूजा जी हैं, इनको याद रखेंगे कौन है? तो ये पूजा जी हैं, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो लुइस विले में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अभी जो है हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया है। कहाँ पर? रांची झारखंड में किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इसका अगर पूछे प्रायोजक यानी स्पॉन्सर कौन बना है, तो प्रायोजक बना है कोका कोला कंपनी। ठीक है, कोका कोला कंपनी बना है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप जीतने विजेता कौन बना है? तो थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये दोनों वर्गों में पूछा जाए कौन बना है, तो चीन बना है। दोनों वर्गों में, अगर दोनों वर्गों में पूछे उप विजेता कौन बना है, तो इंडोनेशिया, दोनों वर्गों में इंडोनेशिया उप विजेता बना है, जबकि विजेता चीन बना है। थॉमस कप अगर पूछे किस खेल का कप है, तो थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों जो है बैडमिंटन का कप है। किसका है? बैडमिंटन का कप है। थॉमस कप ये मेल वाला है और उबेर कप किसका है? तो ये फीमेल वाला है। ठीक है, और दोनों को किसने जीता है? चाइना ने जीता है। ये आपको याद रखना है। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। माउंट कनलाओन ये जो है कहाँ का ज्वालामुखी है? तो यह फिलीपींस का ज्वालामुखी है। और पूछे कि फिलीपींस के किस द्वीप पर स्थित था, तो यह निग्रोस द्वीप पर स्थित था। निग्रोस
द्वीप पर स्थित था और अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और जो लावा जो ज्वालामुखी बाहर निकला था और उसका जो लावा ठंडा हुआ, जो इसमें से लावा ठंडा हुआ वो जो है शहरों में प्रवेश कर गया था। तो याद रखना, जो इस ज्वालामुखी से जो लावा निकला था वो ठंडा हो गया और इस ठंडे लावा को क्या बोलते हैं, तो बाहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर बोलते हैं। ये बाहर नहीं है, ये लाहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाहर बोलते हैं इसे। ये आपको याद रख लेना। क्या बोलते हैं? तो ठंडे लावा को लाहर बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो माउंट कनलुआओन ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पर स्थित है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और जो इसका ठंडा लावा था उसे लाहर बोलते हैं, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अभी जो है कुछ दिनों पहले कुछ 2-3 और ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है, उसको देख लेते हैं। जैसे इंडोनेशिया के माउंट ईबू, इंडोनेशिया का जो माउंट ईबू ज्वालामुखी था और माउंट एरापू, माउंट मेरापी। ठीक है, तो माउंट मेरापी, इन दोनों में भी अभी हाल ही फिलहाल में विस्फोट हुआ था, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माउंट कनलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पे विस्फोट हुआ और इसका जो ठंडा लावा था ये जो है शहरों में, गांव में भी प्रवेश कर गया। जो ठंडा लावा होता है उसे लाहर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाता है फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है 7वां। अगर थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देखें, जैसे फिलीपींस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो फिलीपींस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। यहाँ पे जो है इसकी राजधानी की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है? मनीला इसकी राजधानी का नाम है। क्या नाम है? मनीला राजधानी का नाम है। और पूछे यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह लुजोन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? लुजोन द्वीप पर स्थित है। और जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड है वह कहाँ दिया जाता है? तो इसी मनीला में दिया जाता है, जो कि फिलीपींस की राजधानी यहाँ पे दिया जाता है। और पूछे पहली बार जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था? तो पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? विनोबा भावे जी को दिया गया था। किसे दिया गया था? तो विनोबा भावे जी को दिया गया था। और इन्हें जो है भारत का प्रथम सत्याग्रही भी कहते हैं। भारत का प्रथम सत्याग्रही किसे कहते हैं? विनोबा भावे जी को कहते हैं। अगर द्वितीय पूछे तो पीटी नेहरू जी को कहते हैं। और अगर अब की बात पूछे 2023 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन जी को दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन जी को दिया गया है, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल संगठन केंद्र कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इंटरनेशनल राइस कहाँ पे स्थित है? तो इंटरनेशनल, इसे आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल चावल और अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मनीला में स्थित है। अभी जो है भारत ने किस देश को अगर पूछे कि ब्रह्मोस की पहली खेप भेजी है, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है पहली खेप किस देश को भेजी थी भारत ने? तो वो भी किसे भेजी थी? तो फिलीपींस को भेजी थी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? माउंट कनलोन का विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? तो यह फिलीपींस में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात देखें तो प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न देखें। हाल ही में EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? तो यह अवार्ड दिया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि उद्योग क्षेत्र में कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या किसका उद्योग आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल दिया जाता है। तो इस अवार्ड को पाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, ये आपको बताना है। कौन बने हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलैन सुब्बैया जी बने हैं। तो EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? तो वेलैन सुब्बैया जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें ये किस क्रम के भारतीय बन गए हैं, तो ये चौथे क्रम के भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। अगर पूछा पहला अवार्ड किसे मिला है, दूसरा किसे मिला है और तीसरा किसे मिला है, तो पहला मिला था नारायण मूर्ति जी को। किसे मिला था? तो नारायण मूर्ति जी को मिला था। और ये पूछे किसके मतलब ससुर हैं, तो ये जो ऋषि सुनक हैं, जो कि UK यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ये क्या हैं? उनके ये ससुर जी हैं। और दूसरे कौन बने हैं? तो उदय कोटक बने हैं, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक है इसके जो है ओनर हैं। ठीक है, तो उदय कोटक बने हैं दूसरे। और तीसरा पूछे कौन बने हैं, तो किरण मजमूदार बने हैं। कौन बने हैं? किरण मजमूदार, ये तीसरे बने हैं। और चौथा कौन बना है? चौथा बना है वेलैन सुब्बैया जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। ये कौन है? तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा प्रश्न है 8वां।
8वें प्रश्न देख लें। तो हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन बनी है? तो नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन बनी है? तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा। तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024, ठीक है, 2024 जो है। अगर पूछे कि इसका आयोजन, तो आप सभी को पता ही है कहाँ हो रहा है, नॉर्वे में ही हो जाएगा। तो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें पूछे मेल वर्ग में यानी पुरुष वर्ग में कौन विजेता बना है और फीमेल वर्ग यानी महिला वर्ग में कौन विजेता बना है, तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो मेल वर्ग में विजेता कौन बने हैं? तो मेल वर्ग में विजेता बने हैं कार्लसन मैग्सन। कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन। कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन बने हैं। ये पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं। अगर वहीं पूछे महिला वर्ग में कौन बनी है, तो पहली बार बनी है जू वेन जून बनी है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। अभी जो है वो कुछ दिनों पहले आप सभी को बताया गया था कि किसको जो है हमारे आर प्रज्ञानंद जी ने किस खिलाड़ी को हराए थे नॉर्वे ओपन में। तो ये हैं आर प्रज्ञानंद जी ने, और इन्होंने अभी किसे हराया था? तो ये हराए थे मैग्नस कार्लसन को, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। महिला वर्ग में कौन विजेता बनी है? तो ये बनी है जू वेनजून बनी है। और पुरुष वर्ग में कौन विजेता बन गए हैं? तो मैग्नस कार्लसन बन गए हैं। तो ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न देखें तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 8 जून को हमें 2 करंट अफेयर क्वेश्चन यानी कि 2 डेट याद रखना है कि 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, एक तो पहला याद रखेंगे विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को। अगर वहीं दूसरा बात करें तो दूसरा कब मनाया जाता है? तो दूसरे की बात करें तो दूसरा मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 8 जून को, ठीक है। तो विश्व महासागर दिवस और विश्व ट्यूमर ब्रेन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 जून को मनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। पहली बार अगर पूछे विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था, तो यह 5 दिसंबर, इसे आप याद रखेंगे, 5 दिसंबर 2008 को पहली बार इसको मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। कब मनाने की? तो 5 दिसंबर 2008 को मनाने की घोषणा की गई थी। और कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है नई गहराई को जागृत करें। क्या रखी गई है? तो नई गहराई को जागृत करें, यह इसकी थीम रखी गई है 2024 में। तो विश्व महासागर और विश्व ब्रेन दिवस दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। ये आपको याद रख लेना है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तेलंगाना फॉर्मेशन दिवस, अगर पूछे कि तेलंगाना राज्य का दिवस कब मनाया जाता है, तो तेलंगाना राज्य का दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, यह मनाया जाता है 2 जून को। कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया था, तेलंगाना बनाया गया था। ये आपको याद रख लेना है। अभी फिलहाल जो है इन दोनों की राजधानी एक ही घोषित की गई थी। क्या घोषित की गई थी? तो हैदराबाद घोषित किया गया था। लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले करंट अफेयर में मैंने बताया था कि जो है अब हैदराबाद जो है पूर्ण रूप से किसकी राजधानी बना दी गई है? तेलंगाना की बना दी गई है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें क्या बनाया गया है, तो यह बनाया गया है विशाखापत्तनम। क्या बनाया गया है? तो विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं एक और करंट अफेयर की कि 3 जून को क्या मनाया जाता है? 3 जून को क्या मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल यानी साइकिल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जून को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 मार्च को, 7 जून को। कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 7 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर अब चले नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और आज का, तो वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो हाल ही में इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन कहाँ हुआ है? तो इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक कौन है? रामोजी राव हैं। और अभी इनका हाल ही में निधन कहाँ पर हुआ है? तो आपको बताना है। तो रामोजी राव के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। रामोजी राव ये जो है किसके मालिक हैं? तो ये इनाडू ग्रुप के मालिक हैं और साथ साथ में रामोजी फिल्म सिटी के भी मालिक हैं। रामोजी फिल्म सिटी के भी ये मालिक हैं। तो दोनों के संस्थापक कौन हैं? रामोजी जी हैं। और इनका भी हाल ही में निधन कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है। इनका निधन कहाँ हुआ है और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इनका निधन पूछे कहाँ पे हुआ है? तो इनका निधन हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राव जी की मृत्यु कहाँ हुई है? तो इनका डेथ हुआ है हैदराबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कुछ उपनाम देख लेते हैं, कुछ महान व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं। जैसे टाइगर मैन किसे कहते हैं? तो आप सभी को बताना है कि टाइगर मैन किसे कहते हैं। तो टाइगर मैन किसे कहते हैं? इसके बाद वाटर मैन किसे कहते हैं? इसके बाद देखते हैं बर्ड मैन किसे कहते हैं। तो इन 3 नामों को आपको बताना है कि किसे कहते हैं, ठीक है। तो मेट्रो मैन पूछ ले, अगर मेट्रो मैन पूछे किसे कहते हैं तो ये भी बताना है। तो टाइगर मैन, वाटर मैन, बर्ड मैन और मेट्रो मैन किसे कहते हैं, तो ये आपको बताना है। टाइगर मैन किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला जी को कहते हैं। अगर वही बात करें कि वाटरमैन किसे कहते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं, राजेंद्र सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं वाटरमैन। इसके बाद अगर बात करें बर्डमैन किसे कहते हैं? तो सलीम को कहते हैं, सलीम अली को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें मेट्रोमैन किसे कहते हैं? तो मेट्रोमैन कहते हैं श्रीधरन पिल्ले जी को। किसे कहते हैं? तो श्रीधरन पिल्ले जी को कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 4 उपनाम भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट था वो सभी जानकारी आप सभी को दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, अपने साथ जो है अपने परिवार के साथ खुश रहें। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।